जैसे ही कांग्रेस पार्टी के आला कमान को मिली जानकारी कि बीजेपी के साथ में हाथ मिला लिया है कुछ नेताओं ने, तत्काल ऊपर से आदेश जारी करते हुए सबको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों बताएंगे कहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी इकाई को निपटा दिया और 12 से ज्यादा पार्षदों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी कहानी, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल का गर्व कहे जाने वाले फुटबॉल के 2 क्लब के नाम नहीं ले पा रहा बीजेपी का स्पोर्ट मिनिस्टर। ममता बनर्जी की ओर से इस मामले को पश्चिम बंगाल के अपमान के तौर पर जमकर निशाना साधा गया है। दोस्तों वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी को लेकर आरोप लगाते हुए पहुंचा था एक ऐसा मामला जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका को रद्द करके वापस लौटा दिया। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इतनी ज्यादा तकरार है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं, खासकर जो स्थानीय स्तर के जीते हुए नेता है, उनको खरीदने में भी बीजेपी वाले नहीं हिचकिचा रहे, तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी और शिंदे के बीच में किस तरीके की लड़ाई है कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों तक को खरीदने पर तुल गए हैं दोस्तों। और इससे शिंदे और बीजेपी के आपसी तकरार के बारे में समझ में आता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर आगे चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन बनने जैसी झूठी अफवाह फैलाई गई दोस्तों। सोशल मीडिया पर इसे बार बार फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये कहीं भी दूर दूर तक सच नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी आलाकमान की ओर से जांच बिठाई गई दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर पार्टी ने पता करने की कोशिश की कि आखिर ये खबर क्यों आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ने स्थानीय नगर परिषद के चुनाव में हाथ मिला लिया है। तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी के 12 जीते हुए पार्षदों ने शिंदे के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को अंबरनाथ नगर परिषद के अंदर समर्थन कर दिया है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी आला कमान तक ये जानकारी मिली दोस्तों, पार्टी की ओर से पहला आदेश जारी करते हुए 12 पार्षदों को तत्काल प्रभाव से पहली फुर्सत में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और इसके बाद जो ब्लॉक अध्यक्ष था उसको भी निपटाया गया और उनको भी निलंबित करते हुए सस्पेंशन का ऑर्डर जारी करते हुए हाथ में सस्पेंशन ऑर्डर देते हुए बोला गया कि जाओ भाजपा से जाकर मिलो, वहीं जाकर इलू इलू करो, यहाँ पर कांग्रेस में कहीं कोई तुम्हारी जगह नहीं है। इसके बाद एक बात समझ में आ गई कि ये सबके सब मिलकर पैसे लेकर स्थानीय स्तर की राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक के ऊपर भी कार्रवाई की और पार्टी की जो ब्लॉक इकाई थी पूरी की पूरी इकाई को एक साथ सस्पेंड कर दिया। यानी पहले 12 पार्षदों को पार्टी से हटाया, फिर ब्लॉक के अध्यक्ष को हटाया, उसके बाद पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर डाला। और आज की डेट में महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद के अंदर कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई भी पदाधिकारी नहीं है दोस्तों। सबको उसके पोस्ट से हटा दिया गया। यानी अच्छी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सबको सबक सिखाया है। अगर आप भी मानते हैं कि दूर दूर तक अगर कोई भी बीजेपी के साथ में सांठ गांठ में शामिल मिला तो उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल सही किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब जांच पड़ताल करके पता करना चाहिए कि कौन वो नेता है जो बीजेपी के साथ डील कर रहा था और उसको हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी में भेज देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में तो पूरी तरीके से बैन लगाकर आजीवन उसको कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा, इसके आदेश जारी कर देने चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर निकाय चुनाव के बीच में एक बड़ी अपडेट सामने आती है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के स्पोर्ट मिनिस्टर यानी खेल मंत्री आजकल काफी ज्यादा सवालों के घेरे में आ गए हैं दोस्तों। सोचिए, भारतीय फुटबॉल को अगर कोई व्यक्ति जानता होगा तो 2 नाम तो हमेशा जानता होगा, एक है ईस्ट बंगाल और दूसरा है मोहन बगान। भारत के अंदर 2 ही सबसे फेमस फुटबॉल के क्लब है दोस्तों, लेकिन देश का दुर्भाग्य ऐसा है और नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर गुजरात से ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि देश का अपमान ही होता है। दरअसल दोस्तों मोदी और अमित शाह ने गुजरात से लाकर एक व्यक्ति को स्पोर्ट मिनिस्टर यानी खेल मंत्री बनाया है, मनसुख मांडविया को। मनसुख मांडविया को इससे पहले स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। अब जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय फुटबॉल प्रेमियों को सबसे ज्यादा दुख तब पहुंचा जब उनके खेल मंत्री को ईस्ट बंगाल और मोहन बगान बोलने में दिक्कत आ रही थी। यानी उनको फुटबॉल के 2 क्लब के नाम बोलने में दिक्कत आ रही थी, वो पेपर पर लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि फुटबॉल के क्लबों के नाम बोले जा रहे। तो इससे समझ में आ सकता है दोस्तों कि कैसे स्पोर्ट मिनिस्टर मोहन बगान की जगह उसे मोहन बैगन बता रहा है, ईस्ट बंगाल की जगह उसे ईस्ट बैगन बता रहा है दोस्तों। यानी छोटी सी बात नहीं पता है स्पोर्ट मिनिस्टर को, लेकिन ये मामला क्योंकि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और दोनों फुटबॉल के क्लब है ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, तो फिर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले को हाथों हाथ लिया गया और बंगाल की संस्कृति पर हमला बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में खेल मंत्री मनसुख मांडविया बंगाल के 100 साल पुराने मशहूर फुटबॉल क्लबों के नाम भी उस सम्मान के साथ नहीं बोल पा
पाते जिसके वे हकदार है। मोहन बगान को मोहन बैगन बोल रहे हैं और ईस्ट बैगन बोल रहे हैं ईस्ट बंगाल को। इससे समझ में आता है कि इन्हें कुछ नहीं पता और ये बंगाल विरोधी लोग हैं, इसीलिए बंगाल को बदनाम करने के लिए बंगाल के खिलाफ हमेशा उलझुल बयान देते रहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि स्पोर्ट मिनिस्टर ही अनपढ़ है, उसकी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि गुजरात से लाकर देश के ऊपर थोप दिया गया है और इसीलिए ये ईस्ट बंगाल और मोहन बगान भी नहीं बोल पा रहा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसे पश्चिम बंगाल की अस्मिता से जोड़कर बीजेपी को और गहरी चोट पहुंचाने का फैसला लिया है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए बुधवार को एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा हाल ही के दिन में दिए गए बयान यानी नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फर्क को समझो सर जी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जून में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान से संबंधित एक कार्यक्रम में दिए भाषण का एक अंश साझा किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मोदी ट्रंप के एक फोन पर उनके सामने झुक गए, नरेंद्र सरेंडर कर गए। उस भाषण में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता ने महाशक्ति के सामने आज तक कभी सरेंडर नहीं किया, लेकिन बीजेपी वाले हर जगह झुक जाते हैं और बीजेपी और आरएसएस वालों की ये मूल भावना होती है कि इनमें अगर थोड़ा सा भी दबाव बनाया जाए तो इनका मूल स्वभाव होता है कि ये तुरंत झुक जाते हैं। राहुल गांधी ने मोदी को इसी और इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी को बोला कि फर्क को समझो सर जी, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए बात कही जा रही है। दोस्तों, सबको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दे रहा है कि मोदी मेरे पीछे पीछे घूमता है कि मैं टैरिफ हटा दूं, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा। नरेंद्र मोदी मुझे खुश करने का काम करता रहता है और इस तरीके की तमाम बातें वो कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ट्रंप खुलेआम नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों। और मोदी और उनकी सरकार का कोई एक व्यक्ति आकर इस बात का खंडन नहीं करता कि ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा बयान गलत है। तो क्या ट्रंप सही बोल रहा है और नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे जाकर सरजी करते रहते हैं, मिलने के लिए बार बार अपॉइंटमेंट मांगते रहते हैं, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहा था? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दिल्ली के रामलीला मैदान के इलाके के अंदर सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा से संबंधित पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में भेज दिया है दोस्तों। और अदालत के अनुसार दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन पर अतिक्रमण रोधी अभियान संचालित कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोग पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगते हैं और कांच की बोतल भी फेंकी जाती है, जिससे कम से कम 5 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। ज्वाइंट सीपी सेंट्रल माधुर वर्मा की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई कदम उठाए थे। पीस कमेटी और नागरिक सुरक्षा कमेटी और मस्जिद के मौलवियों के साथ में रेगुलर मीटिंग की, सभी को बताया कि ये कानूनी तौर पर अतिक्रमण हटाने का एक प्रोसेस है। यह भी साफ कर दिया गया कि इसे कोई भी रंग या नाम ना दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद कुछ बदमाश आए और प्लानिंग करके उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब कार्रवाई का अभियान शुरू किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं इस पर आनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों के अंदर बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं, लोगों के मन में एक डर उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से ये रिस्पांस देखने को मिलता है दोस्तों। और उसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी का मनरेगा बचाओ अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए मनरेगा को समाप्त करने पर बीजेपी जो तुली है, उसका विरोध करने का पूरा ऐलान और पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने बताया कि यह अभियान 1.5 महीने तक चलेगा। इस सिलसिले में प्रदेश के प्रधान तारिक हमीद कर्रा और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की गई और कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया जा रहा है। 1.5 महीने तक चलने वाले पार्टी के इस अभियान को लेकर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा ये कार्यक्रम होगा, ताकि मनरेगा को लेकर जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो लोगों तक दूर दूर तक पहुंचे। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, ये तो विरोध का एक कारण है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि गरीबों से उनका रोजगार एक अधिकार के तौर पर जो उनको मिल रहा था वो छीना जा रहा है और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रोजगार देने की चर्चाएं चल रही है। और कुछ सीजन के अंदर रोजगार देने की योजना को रोकने का भी एक प्रचलन रखा जाएगा, यानी एक नियम रखा गया है कि कुछ टाइम के लिए योजना को रोका जा सकता है, जो पहले कांग्रेस के टाइम में 24 घंटे 7 दिन चला करती थी। और अधिकार के आधार पर लोगों को रोजगार की बातें नहीं हो रही है, बल्कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर यह चल रहा है। और राज्य सरकार से 40% अतिरिक्त पैसा वसूला जाएगा इस योजना को चलाने के लिए। यही कई कारण है जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, आज हर कोने के अंदर कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आखिरकार नेहा सिंह राठौर को राहत मिली है। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। इस बड़ी राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद बोला है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर पेच फंस गया है। दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारियों के पैनल को वापस लौटा दिया और साफ कर दिया कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत किसी भी नियुक्ति को संभव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यूपीएससी के प्रक्रियागत खामियों का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने की सलाह दी गई। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने को है और राज्य में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार नए डीजीपी के चयन के लिए एम्पैनलमेंट कमेटी मीटिंग यानी ईसीएम का प्रस्ताव भेजकर यूपीएससी से इसे प्रक्रियागत अनियमितताओं और अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया गया। यूपीएससी ने 31 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी राज्य को मौजूदा डीजीपी के रिटायरमेंट से कम 3 महीने पहले यूपीएससी को पैनल भेजना अनिवार्य है ताकि पारदर्शी और समयबद्ध नियुक्ति हो सके। यूपीएससी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में स्थायी डीजीपी का पोस्ट 28 दिसंबर 2023 तक को तात्कालिक डीजीपी मनोज मालवीय के रिटायरमेंट के बाद खाली हुआ था। उसके बाद राज्य के अंदर जुलाई 2025 में जाकर 10 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया, यानी 1.5 साल से ज्यादा की देरी से ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों यूपीएससी और राज्य सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे आपको एक बहुत बड़ी साजिश भी नजर आएगा। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस तो बोल ही रही है कि डीजीपी की नियुक्ति में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है और आप लोग जान रहे होंगे कि किसके कहने पर यह अड़ंगा लगाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के संबंध में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेजा है। दोस्तों अमर्त्य सेन जो दुनिया भर के अंदर एक विख्यात अर्थशास्त्री है और उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है अपने इकोनॉमी के काम के लिए। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिनको इतना बड़ा अवार्ड मिला हुआ है और वो कोलकाता में रहते हैं, तो उनको एसआईआर के लिए नोटिस भेजा गया है और मिलने के लिए बोला जा रहा है। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि अमर्त्य सेन वर्तमान में विदेश में है, इसलिए नोटिस उनके पैतृक निवास शांति निकेतन और बोलपुर में रह रहे उनके परिवार के एक सदस्य को दिया गया है। सेन के चचेरे भाई को नोटिस मिलने की पुष्टि और कहा गया कि यह घटनाक्रम के बारे में शिक्षाविद को सूचित करेंगे। उन्होंने नोटिस को पूरी तरीके से उत्पीड़न करार दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ने भी इसे बंगाल की अस्मिता के खिलाफ बताया है। यानी एक व्यक्ति दुनिया भर के कई सारे विद्वानों से आगे निकलकर नोबेल प्राइज जीत कर आता है, लेकिन उसको भारत के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। ये काफी शर्मनाक बात है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन का भी अपमान किया जा रहा है। भारत के शिक्षाविद के अपमान के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों का भी अपमान किया जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से आग बबूला हो चुके हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आरोप कि तमिलनाडु के अंदर हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, यह सरासर गलत है। उनके पद की गरिमा के अनुरूप उनका यह बयान नहीं है। यानी अमित शाह को अपने बयान पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वो गृह मंत्रालय के पोस्ट पर है, गृह मंत्री के पोस्ट पर है। उनको इस तरीके का बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कि एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान करती है, उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा करती है। तमिलनाडु जैसे राज्य में गृह मंत्री का यह आरोप कि हिंदुओं के अधिकारों को छीना जा रहा है, ये सरासर गलत है। उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सच तो यह है कि राज्य के अंदर दंगे और विभाजन पैदा करने की मंशा रखने वालों की मानसिकता यहाँ सफल नहीं हो पा रही है। स्टालिन ने कहा कि भविष्य में भी इस तरीके की किसी भी घटना को हम लोग यहाँ नहीं होने देंगे, या जो दंगा फसाद करना चाहते हैं उसको कभी भी यहाँ नहीं फैलने दिया जाएगा। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने जोर देते हुए कहा कि जब तक यह स्टालिन यहाँ है ऐसा कुछ नहीं होगा और हरगिज नहीं होने देंगे। अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके पर हिंदू विरोधी और हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पार्टी होने का दावा करते हुए निशाना साधा, जिस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत उनकी हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 8 जनवरी के लिए मामले को स्थगित कर दिया है दोस्तों। यानी आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और कोर्ट की ओर से अगर कोई आदेश, अच्छा आदेश आता है, बड़ा आदेश आता है, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए, क्योंकि उनको जेल में बंद किया गया है दोस्तों। और उनका अपराध आज तक नहीं बताया गया। केवल बोला जा रहा था कि पाकिस्तान से
उनका लिंक है, लेकिन कोई सबूत वगैरह नहीं सौंपा गया, केवल ये दावे चल रहे थे। इससे पता चलता है कि जानबूझकर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है और उनको जेल में रखा जा रहा है। दुनिया भर के कई देशों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि जलवायु कार्यकर्ता है तो उनकी दूर तक पहुंचे, लेकिन फिर बाद में बोला जाएगा कि इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो जरूर इसके पीछे भी कोई साजिश है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर इन्होंने कोई अपराध किया है तो इनके ऊपर आरोप तय किए जाने चाहिए और सबूत जुटाकर आरोप के आधार पर इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। बार बार केवल या तो सुनवाई की डेट को बढ़ा दिया जा रहा है या फिर किसी न किसी तरीके से बार बार मामले को कैसे भी करके टाला जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई की है। दोस्तों, अदालत ने प्रतिवादी पक्ष द्वारा जताई गई आपत्ति का याचिकाकर्ता पक्ष ने आज जवाब फाइनल किया है। 10 मार्च को इसका जवाब सुना जाएगा। दोस्तों, दरअसल पिछली सुनवाई में प्रतिवादी द्वारा बनाए गए बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हर्ष महाजन के एडवोकेट ने इस केस के गवाही की लिस्ट अदालत को सौंपी है और इस लिस्ट पर याचिकाकर्ता पक्ष ने आपत्ति जताई थी, लिहाजा इसका रिजाइंडर दिया गया है। इस केस में हाईकोर्ट पहले ही इश्यू फ्रेम कर चुका है। अब इस मामले में दोनों पक्षों की बहस और गवाही होने वाली है। ये मामला जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की अदालत में है। और बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची सिस्टम से विजय की घोषणा किए जाने को लेकर नियम को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दोस्तों, पर्ची सिस्टम से चुनाव हारे थे सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला बराबरी पर होता है तो बाद में पर्ची निकाली जाती है तो उसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है, मगर अभी जिसकी पर्ची निकली है उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है, इसे सिंघवी ने चुनौती दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी खुद चुनाव लड़ रहे थे, उस समय में ही विधायकों की हेराफेरी के कारण भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां से चुनाव जीत जाता है और उसके बाद से ही लगातार कानून की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या कोर्ट में बहस होता है दोस्तों और कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। पीठ ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है, उन्होंने वहां से भी हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है, इसे लेकर भी जिक्र किया है। दोस्तों, बुधवार को मामले की सुनवाई 2.5 घंटे तक चलती रही। अगली सुनवाई 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे के आसपास होने वाली है। कुल मिलाकर आवारा कुत्तों को कई जगह सार्वजनिक स्थान से हटाए जाने के लिए कोर्ट बोल रहा है, लेकिन लोग इसके खिलाफ भी याचिका दायर करके कूदे हुए हैं कोर्ट के अंदर, बहस कर रहे हैं। इसमें कपिल सिब्बल भी एक वकील है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आवारा कुत्तों से जो लोगों को समस्याएं हो रही है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता? क्या आम जनता की समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं है? क्या कुत्तों की समस्याएं ही सबसे बड़ी हो गई है कि आज कुत्तों को हर जगह पर भटकने की इजाजत दी जा रही है, जबकि लोग इससे परेशान आ गए हैं। कभी भी कोई भी आवारा कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है और तमाम तरीके की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बहस के दौरान ये सारी बातें कही गई है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दोस्तों, लगातार बहस तो जारी है ही है। साथ साथ चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें 12 राज्यों के अंदर एसआईआर का पहला फेज खत्म हो गया है। दोस्तों, यानी वोटर लिस्ट को अब पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई मुहिम 2 महीने 11 दिन चली। एसआईआर से पहले इन राज्यों के अंदर 50 करोड़ 97 लाख मतदाता होते थे। वेरिफिकेशन के बाद तकरीबन 6 करोड़ 59 लाख मतदाता कम हो गए और नया ड्राफ्ट लिस्ट जो जारी किया गया उसमें 44 करोड़ 39 लाख के आसपास मतदाता है। तो इससे पता चल रहा है कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों के नाम काटे गए। क्या ये आंकड़ा आपको कम लगता है, ज्यादा लगता है, क्या लगता है? दोस्तों, लिखिएगा जरूर, क्योंकि 12 राज्यों के अंदर अगर 6 करोड़ 59 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं तो घूम फिरकर 15 करोड़ के आसपास लोगों के नाम अंत में काटे जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आएगा। कहीं ना कहीं देश के अंदर या कहीं भी अगर 15 करोड़ लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो ये काफी गंभीर मामला माना जाना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में तो अकेले 2 करोड़ 89 लाख के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। ये अपने आप में एक अप्रत्याशित मामला है। इस पर अलग अलग पार्टियों का जो जवाब है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सबसे ज्यादा उसी के लोगों के नाम, उसके ही समर्थकों के नाम कटे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अपनी टीम तैयार रखी हुई थी, पीडीए पहरी के नाम से उनका संगठन काम कर रहा था। इसका असर भी हुआ। ज्यादातर जो आबादी मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं वहां पर सबसे कम वोट काटे गए हैं और सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं कटा है तो वो लखनऊ में कटा है और प्रयागराज में कटा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पूर्व लोकसभा के सांसद इम्तियाज जलील के ऊपर हुए हमले को
लेकर पार्टी ने चिंता जताई है और महाराष्ट्र के अंदर पार्टी के लोगों पर हो रहे हमले पर अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने एडवोकेट ने महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। औरंगाबाद जिले के अंदर ये पूरा विवाद सामने तब आया था दोस्तों, जब क्षेत्र में रैली करने के लिए जा रहे थे तब उनको गाड़ी से उतार कर धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो भी देखने को मिला। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के मामले को लेकर सारी पार्टियों को सचेत रहना चाहिए और इस तरह की किसी भी एक्शन को लेकर विरोध भी तेज होना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि बीएमसी के चुनाव जो 15 तारीख को होने वाले हैं उसमें आप किस दिशा में चुनाव जाता हुआ देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीएमसी के चुनाव में बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर स्थिति बीजेपी के लिए अनुकूल है, एनडीए गठबंधन के लिए अनुकूल है? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद जय भारत।